सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम शिव है। शिव है, बारामती, महाराष्ट्र, पुणे से ये कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बनके रहिएगा। वृषभ लग्न की कुंडली कैसे देखी जाती है, और उसमें मैंने आप लोगों को बताई थी बात कि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए एकादशवें और अष्टम भाव के अधिपति गुरु दो अच्छे भावों के अधिपति नहीं होने के बावजूद अपने शुभ प्रभाव के कारण, नैसर्गिक रूप से शुभग्रह होने के कारण थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति में जाकर के जातकों को कुछ न कुछ अच्छा परिणाम देने के साथ साथ ये अच्छे भाव के अधिपति नहीं होने के कारण उनसे प्रभावित होकर के, अच्छे भावों के अधिपति नहीं होकर के उनसे या उससे प्रभावित होने के कारण ये जातक के जीवन में कई बार स्वास्थ्य में पेट, उसके बाद लाभ की कमजोरी, कम पैसों पर नौकरी करना, बेवजह की बातों में अपने आप को उलझा करके रखना, लालची स्वभाव रख लेना, और कई दफा व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके एक्सपेक्टेशन जीवन से बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो दुखी सा बना रहता है। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए सबसे अच्छे ग्रह के रूप में शनि माने जाते हैं, क्योंकि वो नवम और दशम दो यानी कि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होते हैं। उनका बैठना बड़ा अच्छा होगा केंद्र में, क्योंकि पापक ग्रह अगर केंद्र का अधिपति हो और केंद्र में बैठ जाए इस कुंडली के लग्नेश के साथ, तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। कुंडली में सबसे अच्छी बात अगर आप कहें तो ये होगी कि सूर्य और बुध एक साथ बैठ रहे हैं। ये सूर्य कौन है? केंद्र के अधिपति त्रिकोण में बैठ गए। ये बुध कौन है? त्रिकोण के अधिपति त्रिकोण में बैठ गए, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति एक साथ। इस कुंडली में जो वृषभ लग्न की है, धन भाव के अधिपति बुध और पंचम भाव के अधिपति भी बुध, ये शुभग्रह के रूप में जाने जाते हैं। और इनका संबंध जब कभी भी केंद्र के किसी भी भाव से हो जाए तो वो राजयोग की स्थिति बना देता है, और जातक को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी, गुणी, संपन्न, आशावादी प्रवृत्ति धारण करके धर्म के लिए काम करना, धर्म से जुड़ करके काम करना, बुद्धिमानी से युक्ति लगा करके पारदर्शिता के साथ अपने जीवन को जीने वाला धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ होता है। यह स्थिति आपकी कुंडली में सूर्य और बुध की दशा अच्छी जाती है। शुक्र अगर लग्न को नहीं देखते तो यह कुंडली और भी ज्यादा कमजोर हो सकती थी, और अगर शनि यहां नहीं देखते तो व्यक्ति को भाग्य का लाभ नहीं मिल सकता था, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक पहले ही दो अच्छे भावों के अधिपति नहीं हैं, उनके पास देने के लिए बड़ा कम बचा है। यहां गुरु ये कहते हैं, मेरे प्यारे शिष्य, मैं तुम्हारी कुंडली में बहुत अच्छे भाव का अधिपति नहीं हूं, पर फिर भी चूंकि मेरी प्रवृत्ति देने की रहेगी, क्योंकि मैं केंद्र में बैठा हूं। और ज्योतिष का एक सिद्धांत यह कहता है कि अगर सारे ग्रह इधर उधर छटके हों, खाली केंद्र में गुरु बैठ जाएं, लग्न का अधिपति अगर लग्न को देख ले तो कुंडली सज जाती है। आपकी कुंडली में चाहे इतने सारे ग्रह इधर उधर क्यों ना भटके हों, पर अगर चंद्रमा, अगर गुरु, अगर लग्न का अधिपति अच्छा पोजीशन बना करके अच्छी स्थिति में बैठ रहे हों, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। आपको अपने काम को समुचित तरीके से करने के लिए बस प्रेरित अपने आप को करते रहने की आवश्यकता है। अन्यथा ये परमात्मा सब कुछ इकट्ठा करके बैठाया हुआ है। ये ग्रह नक्षत्र जो होते हैं हमारी कुंडली में, जो बैठे होते हैं जन्म कुंडली में, वो वस्तुतः भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। वो साक्षात नारायण ही विभिन्न अवतार के रूप में हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं। और साथ ही साथ ये तत्वों का खेल होता है। ये सारे जो ग्रह होते हैं वो ये संपूर्ण ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और सबके पास अपने अपने गुण हैं। कोई तमस तत्व से युक्त है, कोई सात्विक तत्व से युक्त है। जैसे इंद्र आदि देव, इंद्र जो हैं वो राजसिक तत्व के ग्रह कहे जाते हैं। भगवान स्वयंभू, भगवान भोलेनाथ तामसिक तत्व के तामस तत्व के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे ये चीजें काम करती हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी कुंडली में भी और हमारे शरीर में भी इन्हीं तत्वों का समावेश होता है, जिसके ऊपर हमारे शरीर का संपूर्ण ढांचा विद्यमान है या फिर उसका अस्तित्व बना हुआ है। अगर ये तत्व थोड़े भी अनबैलेंस होते हैं या थोड़े गड़बड़ होते हैं तो हमारे शरीर में संपूर्ण
परिघटनाएं बदलने लगती हैं और कमजोरी दिखने लगती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या किसी भी तरीके से। तो ये आपकी कुंडली में लग्न बना है 23 डिग्री का, रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण का यह जन्म, और ऐसी स्थिति में कि रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति चंद्रमा ही होते हैं। ऐसी अवस्था में जातक, रोहिणी नक्षत्र वालों की एक बड़ी कमजोरी होती है, इसे आप कमजोरी ही कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक ऐसा गुण हो जाता है कि वो किसी न किसी में हमेशा कमजोरी ढूंढते रहते हैं। छिद्रान्वेषी होते हैं, प्रवृत्ति में छिद्रान्वेषी बोलते हैं कि हमेशा किसी न किसी में कोई ना कोई कमजोरी, नुक्ताचीनी निकालते रहना, ये इनका एक गुण होता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें आपको कैसे पारंगत होना है कि नहीं निकालना है। इसमें पारंगत नहीं होना है कि किसी में कैसे कमजोरी निकालनी है, नहीं, कमजोरी इसमें निकालने की आवश्यकता है। आपको ये अपने आप को मजबूत इस लेवल पे लेके बनाना है कि नहीं, मैं किसी के कमजोर और किसी के गुण दोषों में सिर्फ उसके गुण ही देख लूं, दोषों को देखने की क्षमता मेरे पास नहीं है, ऐसा बनाना है। लग्न के अधिपति बहुत बढ़िया, लग्न को शनि, और अब जरा विचार करिए, लग्न पे पापक ग्रह शनि की दृष्टि, ध्यान से समझिएगा, ये सूत्र है, लग्न पे पापक ग्रह शनि की दृष्टि और लग्नेश पे पापक ग्रह राहु की दृष्टि, लग्न पे एकमात्र शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि जो कि लग्नेश है, तो ये लग्नेश को बल देंगे। यहां पे लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें, और यहां पे 6वें भाव में मंगल धनु राशि के जो पंचमेश होकर के बैठे हैं, और यहां के अधिपति गुरु 12 में बैठ करके इसे देख रहे हैं। यहां पे चंद्रमा बैठे हैं जो व्यक्ति के माता को निरोगी रखता है, जातक स्वास्थ्य से युक्त बढ़िया जीवन जीता है, पर फिर भी थोड़ी बहुत रोग की समस्या होगी। लग्नेश के ऊपर और लग्न के ऊपर एक पापग्रह, लग्नेश के ऊपर दूसरे पापग्रह की दृष्टि के कारण जातक रोगी रहता है। 6वें भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से जातक साहसी होगा, बुद्धिमान होगा और बहुत ज्यादा किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता है। पत्नी का प्रेमी होता है, पत्नी लंबे छरहरे वदन की मिलती है, या स्वयं भी व्यक्ति लंबा होता है, ऐसा। मंगल राहु का प्रभाव पंचम भाव को झेलना पड़ेगा, मंगल और राहु का प्रभाव पंचम भाव को झेलना पड़ेगा, जिसके कारण व्यक्ति के दाम्पत्य में, प्रेम में, सुहृदयता में, संतान में, पत्नी से, पति से मतभेद की स्थिति बनती है। और पति हमेशा ही पत्नी को प्रेम करने वाला होता है, पर वस्तुतः वो बोलता नहीं है या बताता नहीं है। गुरु जन्म कुंडली में अगर यहां कर्क राशि के या कुंभ राशि के बैठे होते या तुला के बैठे होते तो व्यक्ति स्वयं अपना कारोबार निश्चित रूप से कर सकता है, इसमें बिल्कुल भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप अगर चाहें या इनके नाम पे भी अगर कोई धन संपत्ति या चल अचल संपत्ति इकट्ठा करना हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, आसानी से किया जा सकता है। आगे बढ़ के एक बात बता दूं, हमेशा याद रखने वाली बात है, आपकी कुंडली में आपका जन्म उत्तरायण में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति का आत्मबल और उसकी गंभीरता बनी रहती है। लग्न पे जब शनि का प्रभाव हो, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सिद्धांत बता रहा हूं। लग्न पे जब शनि का प्रभाव हो, चाहे वो देख रहे हो चाहे वो बैठे हो, और अष्टम भाव पे अगर शनि का प्रभाव हो तो व्यक्ति गंभीर बुद्धि का, गंभीर आचरण करने वाला, गंभीरता से धन कमाने वाला होता है। इतनी सी बात है। शनिवार दुखी और कृपण, कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा पापग्रह होते हैं, इस वजह से आपको अपने धन को समुचित तरीके से खर्च करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको कैसे व्यवस्थित होना है यह आपको समझना होगा। मन, बुद्धि, चित्त और भावनाओं को कैसे नियंत्रित रखना है, कैसे उन पे अंकुश लगा करके उनको बांधना है, ये आप ही समझ पाएंगे, और ये आपको काम करने की आवश्यकता होगी। विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा का प्रभाव, भुजाओं का मालिक, काम करने में दक्ष, हमेशा छोटी छोटी परेशानियों से मुक्त होकर के बड़ी परेशानियों से भी लड़ने की ताकत, और जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी हो सबसे व्यक्ति मुक्त होकर के, नौकरी वाला क्षेत्र भी बढ़िया देख रहा हूं, डेली रूटीन ठीक देख रहा हूं, थोड़ी बहुत आलस्य की स्थिति है पर वो भी कोई सामान्य ही है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में ऊंचा उठने की क्षमता, ऊंचाई पे देखने की स्थिति और हमेशा ही लक्ष्य को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बना करके रखने की क्षमता जातक में होती है। एक बहुत अच्छी बात यहां यह होगी कि जातक विशाखा नक्षत्र का है तो खुद की नौकरी भी कर सकता है, खुद का कारोबार भी कर सकता है, कोई भी सारा काम कर सकता है। यह व्यक्ति प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है, समझदार है, तार्किक है, बुद्धिमान होने के साथ साथ इससे तर्क में कोई जीत नहीं सकता और हमेशा ही अपने जिद के कारण परिचित होता है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति सूर्य पंचम भाव में, राहु बहुत अच्छे
गुरु राहु और केतु के संपर्क में हैं और यहाँ पे अगर ये केंद्र की स्थिति नहीं बनती तो और भी बुरी बात होती है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अगर चाहे तो अपना कोई भी कारोबार उठा सकता है। आप पति के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। माता पिता की सेवा आपसे अच्छी होगी। सास के साथ संबंध अच्छे बनाने की आवश्यकता है। ससुर के साथ आपके संबंध ठीक होंगे। सास ससुर के साथ में से सास से संबंध अच्छे बनाने की आवश्यकता है। आपके अपने संबंध माता जी से बहुत अच्छे होंगे, पर सास के साथ संबंध थोड़े अच्छे रखिए। सप्तम भाव पे पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि राहु भी देख रहे हैं और इस भाव के अधिपति राहु के साथ भी बैठे हैं। इस भाव पे एक पापक ग्रह शनि भी बैठा है, जो कि 2 परम मित्र के होने के कारण यहाँ पे इन दोनों का प्रभाव बड़ा कम होगा और यहाँ पे बिगड़ेगी नहीं बात। पर राहु और इस भाव के अधिपति मंगल जो इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, राहु के साथ बैठने के कारण मंगल की दशा में जातक को कष्ट और लाभ की कमजोरी, दाम्पत्य में पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य व्यक्ति को कमजोर देखा जाता है। राहु और मंगल की दशा में व्यक्ति को इन्वेस्ट करने से, किसी को देने से, किसी को भी धन के लेन देन में पड़ने की स्थिति में नहीं जाना चाहिए। संतान वगैरह का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। संतति बुद्धिमान और भाग्यशाली मिलती है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में आप प्रायोगिक हैं, कार्मिक हैं और सूचीबद्ध होकर के काम करना चाहते हैं। लग्न के अधिपति का लग्न को देखना और चंद्रमा की दशा इस कुंडली में सबसे अच्छी दशा होगी। शनि की दशा इस कुंडली में सबसे अच्छी दशा होगी। शुक्र की दशा इस कुंडली में अच्छी होगी। गुरु की दशा भी कुछ हद तक अच्छी होगी। बुध की दशा तो वैसे भी अच्छी है। धन और सुख के अधिपति, धन के सुख के अधिपति बुध बहुत बढ़िया, जिससे व्यक्ति के धन से व्यक्ति के यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और कुल गोत्र, धन, धान्य, प्रभाव आदि की स्थितियां जीवन में बनी रहती हैं। बुध की दशा में जातक माता के सुखों से युक्त और माता का संपूर्ण लाभ प्राप्त करता है। धन और कुटुंब का सुख, जो लोग बिछड़े होते हैं वो सूर्य और बुध की दशा में आपके सन्निकट वापस आ जाएंगे। चंद्रमा की दशा इस कुंडली में सबसे अच्छी होगी। हालांकि अपने भाव से शुभग्रह होकर के 4 घर बैठे हैं आगे, तो खराब ये भी नहीं है। मंगल से दृष्ट होने के कारण, गुरु से दृष्ट होने के कारण, आगे शनि पीछे केतु के होने के कारण कुछ अच्छी यानी कि 3% अच्छी, 2% बुरी परिणाम की स्थिति भी देखने को मिलेगी। थोड़े बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका 2 फायदा ये होगा कि ये आपको साहसी बनाएंगे, ये आपको कम्युनिकेटिव बनाएंगे और ये आपको जिद्दी, हठी, गुस्सैल बनाने के साथ साथ आपके अंदर धार्मिक भावनाओं का संचार भी करेंगे और आपको गुप्त तरीके से कुछ सिखाने में मदद भी करेंगे। व्यक्ति समझदार होता है और सामने वाले के बुद्धि को समझने वाला होता है। इसके साथ साथ जातक स्वयं भी साहसी होता है। पंचम भाव की स्थिति त्रिकोण में बैठे हों, बहुत अच्छी बात है। 6वें भाव की स्थिति इस कुंडली के लिए शुक्र लग्नेश के साथ साथ 6वें के अधिपति हैं, जहां शुभग्रह बैठा है। चंद्रमा के ऊपर पापकर्त्री का योग लगेगा। हालांकि ये आपकी मेहनत को थोड़ी बहुत बढ़ाने की कोशिश में ही लगे हैं और शुक्र आपको कभी कभी बेवजह की परेशानियों में भी डालेंगे। लग्नेश होने के कारण वो कई बार इथला भी जाते हैं। 7 और 12वें के अधिपति मंगल राहु के साथ और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है। इस कारण से उनकी दशा में थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। देन लेन बंद करनी चाहिए। किसी से बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध और अपने रक्त पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पेट में कोई विशेष संभावना न बने, ऑपरेशन वगैरह का योग ये मंगल करवा सकते हैं। अष्टम भाव के अधिपति और एकादशवें के अधिपति के बारे में पहले ही चर्चा कर रखी है कि ये अच्छे नहीं होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि केंद्र में बैठे हैं। और अगर वो अच्छे भाव के अधिपति होते, जैसे लग्न, पंचम, नवम, दशम केंद्र के, तो अच्छी बात होती। दशम और एकादशवें के, नवम और दशम के अधिपति शनि इस कुंडली में संपूर्ण और मजबूती के साथ उपस्थित है। पश्चिम भाव में वो, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। यहाँ पे अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। गुरु से केंद्र में, लग्न से केंद्र में, भाव से केंद्र में, केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में, त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में लग्न को देख रहे हैं। तीसरी दृष्टि से अपने भाव को, 7वीं दृष्टि से लग्न में मित्र की राशि को, 10वीं दृष्टि से इस क्षेत्र पर देखने के कारण व्यक्ति के जीवन में धन, धान्य और सुख समृद्धि की कमी नहीं होने देंगे। हालांकि कई बार अपने धन के बारे में कभी भी किसी से कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। एकादशवां भाव एग्रेसिव, इम्पल्सिव और खूब पा लेने की होड़ में ले जाकर के डाल देता है। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली के लिए 5 तारीख बहुत अच्छी होगी। मकर और कन्या लग्न के लोग अच्छे होंगे। पूर्वा भाद्रपद, श्रवण, विशाखा, हस्त, पुष्य, अश्विनी और इतने नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिशा दक्षिण बहुत अच्छी रहे।
धन भाव ठीक बना है, लग्न ठीक बना है, दशम ठीक बना है, चतुर्थ ठीक बना है, पंचम ठीक बना है, सप्तम थोड़ा गड़बड़ है, नवम भाव ठीक बना है, दशम भाव भी ठीक है, एकादशवां थोड़ा परेशान। हालांकि एकादशवें भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली में धन से, एकादशवें भाव के अधिपति का संबंध चतुर्थ से, एकादशवें भाव के अधिपति का संबंध छठवें से। यहाँ के लिए थोड़े कमज़ोर, जो व्यक्ति को प्रतियोगिता के साथ उसको कारोबार में थोड़ी बहुत प्रतियोगिता भी देंगे, पर यहाँ और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाभ देंगे। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य में बैठे हैं, इससे जातक हमेशा ही संवेदनशीलता के साथ अपने माता और पिता की सेवा करने वाला होता है। ये बात इतनी है। सूर्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक, मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का धोना, एकादशी का व्रत, इस कुंडली के हिसाब से देवी कवच का पाठ, महुआ भगवान माता दुर्गा जी को अर्पित करिए, शिव जी को दही और गुड़ अर्पित करिए, रविवार को कम से कम गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, आदि आदि चीज़ें इस कुंडली में बनती हैं। वैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य में से सूर्य थोड़े कमज़ोर हैं, इस वजह से मैं ये बात कहता हूँ कि आपको कम से कम अपने पिता का भी ख्याल रखना होगा और माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपकी कुंडली में आएगी 2028 के बाद सूर्य की दशा, गुरु केतु की दशा, जिस समय आपको लाजवर धारण करना चाहिए। और अभी बुध की दशा है, जिसके कारण अगर हो सके तो आप बुध का रत्न पन्ना भी, अगर व्यवसाय करते होंगे तो पन्ना भी धारण करना बहुत लाभदायक होगा। अगर कुछ भी अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं तो गुरु का रत्न तो नहीं कहूँगा, पर शनि का रत्न आपको कुछ हद तक बहुत ज़्यादा फायदा कर सकता है, क्योंकि नवमांश में वो स्वग्रही हो जा रहे हैं और दशमांश कुंडली में वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं? शनि दशमांश कुंडली में बैठ रहे हैं अष्टम भाव में। बुध यहाँ शनि लिखा हुआ है, यहाँ पे शनि है, तो बुध के साथ शनि बैठे अष्टम भाव में, इस वजह से है। हालांकि यहाँ पे कुछ हद तक कमजोरी भी उनको देखने को मिलेगी। फिर दशमांश कुंडली में लग्नेश का पंचम भाव में जाना बहुत अच्छा। गुरु का राहु और केतु के संपर्क में होने के कारण कार्यस्थल पे कभी कभी व्यक्ति को बेईमानी और झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और कई बार उसको ऐसी स्थितियों में कि जितना वो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। सप्तम भाव की स्थिति जो यहाँ पे बनी है, उसके आधार पर ये बुध और शनि का जो संबंध यहाँ बन रहा है, यहाँ बुध बैठे हैं और साथ में शनि भी बैठे हैं, पर इस भाव की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी होगी, क्योंकि इस भाव पे कम से कम गुरु का प्रभाव रहेगा। और मैं समझता हूँ कि केंद्र में अगर गुरु और सूर्य त्रिकोण में बैठे हों तो कर्म क्षेत्र व्यक्ति का कमजोर नहीं होता, वो अपने पति को बल देने वाला होता है, जिसके बल पे पति का प्रभाव बढ़ता रहता है। व्यक्ति खुद भी कभी भी दबा हुआ नहीं रहता है, उसके अपने कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति बनी रहती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।